पहली सुर्खी आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत से जुड़ी हुई है। 7 अक्टूबर को उन्होंने अपनी जान दे दी थी, लेकिन करीब एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी अब तक न उनका पोस्टमार्टम हुआ है, न अंतिम संस्कार। परिवार के मुताबिक एसआईटी का गठन होने के बाद भी मामले की जांच में अभी तक कोई एक्शन सामने नहीं आया है। इंडिया टुडे की कमलजीत संधू की रिपोर्ट के मुताबिक जिस लैपटॉप से आईपीएस पूरन कुमार ने अपना आखिरी नोट लिखा था, उसे अभी तक पुलिस को सौंपा ही नहीं गया है। लैपटॉप में टाइप किए गए नोट और उससे भेजे गए ईमेल की जांच अहम है। इससे नोट की ऑथेंटिसिटी और मौत से पहले की सिचुएशन और अन्य बातें साफ होंगी। आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस टेक्निकल और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर आगे एक्शन लेगी। अगर परिवार पोस्टमार्टम के लिए परमिशन नहीं देता तो पुलिस कानूनी रास्ता ले सकती है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा सकती है, जिससे एविडेंस न मिटे। उधर चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस पूरन कुमार के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड भी जो है उसको भी चेक किया है। मौत से पहले उन्होंने कई अधिकारियों और अपने वकील और परिचितों से बातचीत की थी। पुलिस अब इन लोगों से भी पूछताछ करेगी। फिलहाल 5 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इसमें आईपीएस पूरन के घर में काम करने वाले लोग और करीबी लोग शामिल हैं। आईपीएस पूरन ने 8 पन्नों के अपने फाइनल नोट में 9 सर्विंग और 4 रिटायर्ड अधिकारियों के नाम लिखे थे। मेंटल हरासमेंट और जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए थे, लेकिन इतने दिनों में उनमें से केवल एक अधिकारी रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया के खिलाफ कार्रवाई हुई। उन्हें एसपी के पद से हटा दिया गया। फिलहाल उन्हें कोई पोस्टिंग नहीं दी गई है। आईपीएस पूरन के परिवार का जोर बिजारणिया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर उनकी गिरफ्तारी पर है। उधर नरेंद्र बिजारणिया के समर्थन में अलग अलग खाप के लोग आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खाप प्रतिनिधियों ने आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत पर दुख जताया, लेकिन नरेंद्र के खिलाफ एक्शन का विरोध किया। मामले को जातिवादी चश्मे से न देखने की उन्होंने मांग कही। उधर 12 अक्टूबर को एक महापंचायत आईपीएस पूरन के समर्थन में भी हुई। महापंचायत के अध्यक्ष जननारायण ने हरियाणा सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। बोले कि डीजीपी शत्रुजीत को पद से हटाया जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आईपीएस पूरन की पत्नी आईएएस अमनीत को एक चिट्ठी भी लिखी। वहीं कई दलों के नेताओं और अधिकारी आईपीएस पूरन के परिजनों से भी मिले। मौत पर दुख जताया। क्या कहा, नेताओं से सुनिए। कोई राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन जो हुए है घटना घटी है, बड़ी दुखदायी घटना है। तो यही दल हमने यही मांग किया, दोषी को सजा दो और इंसाफ देना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से ना हटे और जो इंसाफ है उसको दे और उस परिवार की संतुष्टि कराएं। एक आईपीएस की दुखद मौत के बाद सियासत तेज है। परिवार आरोपी अधिकारियों पर एक्शन लेने की मांग पे अड़ा है। मान मनोबल भी जारी है। जल्द ही एक बेहतर सॉल्यूशन निकले और आईपीएस पूरन के परिवार को न्याय मिले। इस उम्मीद के साथ चलते हैं अगली सुर्खी पे। अगली सुर्खी में जिक्र 2 रेप केसेस का। पहला रेप केस है पश्चिम बंगाल से। 10 अक्टूबर को दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ। 3 दिन में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक की तलाश जारी है। पकड़े गए 5 आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 10 अक्टूबर की रात छात्रा अपने दोस्त के साथ कैंपस के बाहर डिनर करने निकली थी। कैंपस के बाहर खड़े 3 लड़कों ने उसका मोबाइल छीना, फिर उसे जबरन जंगल में घसीट कर ले गए। तीनों ने उसका बलात्कार किया। रिपोर्ट के मुताबिक उसका दोस्त मौके से भाग गया था। छात्रा को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर है। इलाज जारी है। उसके दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ममता बनर्जी सूबे की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सर्वेसर्वा, उन्होंने इस घटना पर एक ऐसी बात कही है जो बेहद अफसोसजनक है। सीएम ने छात्रा के कैंपस से बाहर जाने की टाइमिंग पे ही सवाल उठाए हैं। बोली कि छात्रा रात में 12:30 बजे कैंपस के बाहर कैसे निकली। बयान दूर तक फैला। आलोचना हुई तो बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया वाली सफाई भी दे दी गई। वहीं छात्रा के पिता ने ममता के बयान को झूठा और संवेदनहीन बताया। बोले कि घटना 8-9 बजे की है रात की। ममता बनर्जी एक महिला होकर ऐसे बयान कैसे दे सकती हैं। ममता बनर्जी के बयान की बीजेपी नेताओं ने भी आलोचना की। सुनिए। तो खुद ही स्वीकार कर लिया कि पश्चिम बंगाल महिला के लिए सुरक्षित नहीं है। उसका सांसद सौगत राय भी बोल रहा है, स्वीकार कर लिया है। इतना दिन से इतना नौटंकी का क्या जरूरत था। पश्चिम बंगाल सेफ है, अभी खुद स्वीकार कर रहे हैं। आज के डेट में 2025 में बोल रहे हैं कि महिला लोग बाहर नहीं निकले। एक डॉक्टर बेटी को बोल रहे हैं। आप सोचिए, जो माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अगर ऐसा कुछ हुआ है, तब क्या वो बोलेंगे नेक्स्ट डे सुबह में जाएंगे, रात में नहीं जाएंगे। बेटी को, महिला लोगों को अंदर में रहना चाहिए। अब देखिए देश में कैसा आगे बढ़ रहा है देश। ऑपरेशन सिंदूर में भी महिला लोग सामने आया, सामने से नेतृत्व दिया। सोफिया कुरैशी को देखिए, भूमिका सिंह को देखिए। और अभी पश्चिम बंगाल में
वो अब पाकिस्तान में घुस के वो पाकिस्तान को मारा रात में जाके, और ये बोल रहा है रात में महिला लोग 8 बजे के बाद घर से मत निकलो। अगला केस, प्रदेश बदला, दिन बदला, लेकिन मामला वही। इस बार खबर उत्तर प्रदेश से है। 11 अक्टूबर की शाम एक 16 साल की दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। घटना लखनऊ के बनथरा इलाके की है। 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे एक लड़की अपनी बड़ी बहन से मिलने घर से निकली। अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के बीच में दोनों एक पेट्रोल पंप के पास आम के बगीचे में रुके। तभी 5 लोग वहां पहुंचे। उन्होंने लड़की के साथी को पीटा, उसे वहां से भगा दिया। उसके बाद 5 ने लड़की का बलात्कार किया। मामले की जांच चल रही है। 5वां आरोपी अभी फरार है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मामले को दुखद और शर्मनाक बताया है। जल्द से जल्द एक्शन लेने की मांग की है। अगली सुर्खी, हथियारी कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सन फार्मा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में भी खामियां मिली हैं। साथ ही लैब में भी अनियमितताएं पाई गई। अधिकारियों ने 300 से ज्यादा मामलों में गड़बड़ियां पकड़ी। इधर ईडी ने श्री सन फार्मास्यूटिकल से जुड़े 60 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके अलावा तमिलनाडु फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी TNFEDA के डायरेक्टर इंचार्ज PU कार्तिकेयन के ठिकानों पर भी ईडी ने रेड मार दी है। कार्रवाई PMLA के तहत हुई है। एजेंसी से साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करना चाह रही है। अगली सुर्खी, तमिलनाडु के करूर भगदड़ केस की जांच अब CBI करेगी। आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि CBI जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। कमेटी में 2 IPS अधिकारी होंगे। कुछ शर्तें हैं। अधिकारी IGP रैंक से नीचे के नहीं होने चाहिए। वो तमिलनाडु काडर के हों लेकिन वहाँ के मूल निवासी न हों। 27 सितंबर को एक्टर विजय की पार्टी TVK की इस एक रैली में भगदड़ मची गई थी। 41 लोगों की मौत हो गई थी। मामला मद्रास हाई कोर्ट गया। कोर्ट ने SIT का गठन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की चेन्नई बेंच की आलोचना भी की। कोर्ट ने कहा कि करूर मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच के अधिकार क्षेत्र में आता है। चेन्नई बेंच को यह मामला सुनने का अधिकार ही नहीं था। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।